उज्जवल भारत न्यूज के खास प्रोग्राम एडिटर्स टॉक को देखने वाले आप सभी दर्शकों को खुशबू का नमस्कार। आप सभी को हमारे इस प्रोग्राम को सबसे ज़्यादा देखने, ज़्यादा पसंद करने और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करने के लिए पूरे उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आप सभी हमें ऐसा ही प्यार देते रहे ताकि हम आपके एक्सपेक्टेशन पर खड़े उतर सके। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम एडिटर्स टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे एडिटर्स टॉक जो प्रोग्राम है उसमें हम डिफरेंट क्षेत्र के लोगों को आपसे रूबरू करवाते हैं और आपसे बातचीत करवाते हैं और हम जानते हैं जो समस्याएं होती है, जो भी टॉपिक होता है उनके कार्य क्षेत्र से हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आज के हमारे स्पेशल मेहमान हैं वेद प्रकाश सिंह जी, जो कि एक कोचिंग चलाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत दिनों से लगे हुए हैं। उनका यहाँ पे मीरा भाईंदर में कोचिंग क्लासेस भी है और इसके अलावा वो पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हैं और वो आज के समय में आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आज के हमारे इस एडिटर्स टॉक में हमारे मेहमान है श्री वेद प्रकाश सिंह जी। सबसे पहले आपका इस उज्जवल भारत न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है सर। हम चाहेंगे कि हम इस चर्चा को शुरू करने से पहले हमारा जो एक वे है कि हमारे जो भी गेस्ट होते हैं वो अपना एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट परिचय देते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को अपना एक परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सिंह यूपी जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। 6 स्टैंडर्ड तक मेरी पढ़ाई जो है गाँव में हुआ। 7 स्टैंडर्ड के बाद मैं मुंबई में आया और यहाँ से स्कूलिंग जो है हुआ। उसके बाद फाइनली केमिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। केमिकल इंजीनियरिंग के बाद हमने पोस्ट डिप्लोमा इन पेट्रोकेमिकल की परीक्षा उत्तीर्ण किया। इस समय मैं मीरा भाईंदर में रहता हूँ और खुद का कोचिंग क्लासेस चलाता हूँ ब्रेन पॉइंट के नाम से, और प्रेजेंटली जो मीरा भाईंदर डिस्ट्रिक्ट कमेटी में हूँ एज ए जॉइंट सेक्रेटरी आम आदमी पार्टी। ओके, बहुत अच्छा परिचय आपने दिया सर। एक चीज, आप ने पढ़ाई 6ठी क्लास तक आपने यूपी जौनपुर से किया, फिर उसके बाद दादर में आप 7वीं क्लास से लेकर जो भी इंजीनियरिंग वगैरह किया आपने यहाँ दादर में किया। तो मैं चाहूंगा कि दर्शकों से आप बताइए कि आपका उस यूपी जौनपुर से यहाँ कैसे आना हुआ। एक्चुअली जौनपुर से मुंबई आना मतलब एक बहुत इमोशनल एक स्टोरी है। और हम मेरे मतलब कजिन ब्रदर थे जो मेरे से 15 ईयर मतलब 1 ईयर्स उनका एज मेरे से कम था। और मेरे बड़े पापा की सारी फैमिली यहाँ रहती थी मुंबई में और हमारी मम्मी पापा सब हम लोग गांव में रहते थे। तो हमारे बड़े पापा के जो लोग थे वो लोग जो है मतलब उनको यहाँ मुंबई बुलाने की कोशिश किया। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि हम दोनों साथ में खेलना कूदना, कहीं भी जाना साथ में सब कुछ होता है, अगर उनको लेके चले जाओगे तो हम अकेले बढ़ जाएंगे। तो हमने काफी इमोशनल होकर, उसमें छोटा बच्चा था, रोने लगा। तो हमारे पापा थोड़ा एक दयालु किस्म थे, बहुत प्यार करते थे। उन्होंने फाइनली डिसीजन लिया कि अगर ये चाह रहा है तो इसको भी साथ में लेके चलते हैं। तो इस तरह से मैं अपने माँ बाप को गांव में छोड़कर यहाँ एक पढ़ाई करने के लिए कुछ बनने के हेतु से यहाँ पे मैं मुंबई में आया। और आज जो भी मैं हूँ वो मेरे बड़े पापा की देन है। और मेरे जो भाई साहब हैं जो एडवोकेट हैं, उन्होंने मेरी सारी पढ़ाई लिखाई पे खर्चा किया। उनकी मतलब उनकी वजह से मैं आज जो भी कुछ बन सका हूँ बना हूँ। प्रकाश जी, मैं अब चाहूंगा कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, क्योंकि आप यहाँ पे है कोचिंग क्षेत्र से जुड़े हुए, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए, तो आपने मम्मी पापा को वहाँ आपने छोड़ा, तो एक फैमिली बैकग्राउंड आप जरा बताइए हमारे दर्शकों को। एक जो पिताजी 2 भाई थे, तो शुरू से वो गांव में खेती का काम किया और जो उनके बड़े भाई थे वो मुंबई आकर यहाँ पे जो नौकरी कर रहे थे। और इस तरह से धीरे धीरे जो है उनके फैमिली भी यहाँ पे आ गई और हमारे पिताजी मतलब माँ बाप वहीं पे रहे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे पढ़कर कुछ बनना था, तो मैं सोचा गांव में कुछ पढ़ नहीं पाऊंगा, तो उनके साथ में यहाँ पर आया। तो जो मेरे बड़े पिताजी की जो फैमिली है वो वर्ली में रहती है, मुंबई रहते हैं। और पढ़ाई होने के बाद मैं जब साथ में पढ़ रहा था तभी ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाना चालू किया था। तो कुछ लोग जो है कल्याण में शिफ्ट हो गए, कुछ लोग वर्ली में रह गए। तो एक समय ऐसा आया कि कुछ लोगों ने बोला कि आप भी कल्याण शिफ्ट हो जाओ, लेकिन सारा ट्यूशन वगैरह जो हमारा वेस्टर्न लाइन में चलता था, तो मैंने डिसीजन लिया नहीं, मुझे यहीं रहना है। तो इस समय जो है हमारी जो फैमिली है, जॉइंट फैमिली, कल्याण में रहते हैं, लोअर परेल में रहते हैं और मैं यहाँ पे रहता हूँ। तो इस तरह से सब अपना अपना चल रहा है सब।
तो फिर वहां से आप वर्ली से यहाँ कब शिफ्ट हुए मीरा भाईंदर में? बीच में जो बड़े पापा जो सेंचुरी मिल में काम करते थे उनका एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट होने की वजह से उनका जो जॉब उनको छोड़ना पड़ा, और जो मतलब जहाँ जिस रूम में हम लोग रहते थे वो कंपनी का रूम था, तो कंपनी को छोड़ने के साथ रूम को भी छोड़ना पड़ा। तो एक फ्लैट हमारे कल्याण में था, तो बाकी के फैमिली वहाँ शिफ्ट हो गए। तो सब लोगों ने बोला कि आप भी वहाँ पर आ जाओ। तो मैं बोला कि मैं अगर वहाँ आता हूँ तो हमारे जो ट्यूशन जो हम पढ़ा रहे हैं लोगों से जो कांटेक्ट में है वो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मुझे कहीं पे रहना है। तो वर्ली साइड में या अंधेरी बोरीवली साइड में तो इतना पैसा नहीं था कि मैं वहाँ रेंट पर घर लेकर रहूं। तो जो मेरे भाई साहब थे उनसे रिक्वेस्ट किया, भैया मुझे 10,000 दे दो, एक डिपॉजिट जो एक पहला डिपॉजिट लगता है देने के लिए। तो उन्होंने मुझे 10,000 का डिपॉजिट दिया और मैं एक चटाई और तकिया लेके मैं RNP पार्क मीरा भाईंदर में आया और वहाँ पे 1500 का एक रूम लिया, 1 रूम किचन, और वहीं से फिर शुरुआत किया। तो उसके बाद वहाँ पे रहते हुए जो मिश्रा जी हमारे सर हैं, एक मिश्रा जो MD कॉलेज में फिजिक्स के लेक्चरर हैं, उनका कृष्णा ट्यूटोरियल्स क्लासेस चलता है। पहला कोचिंग क्लासेस मीरा भाईंदर में वहाँ से ही पढ़ाना मैंने चालू किया और धीरे धीरे ऐसे पढ़ाते पढ़ाते खुद का मैंने एक कोचिंग क्लासेस अभी चालू किया जो मीरा भाईंदर शांति शॉपिंग सेंटर में है। ओके सर, एक चीज जो अहम बात है, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग किया पेट्रोकेमिकल जी, तो आप पढ़ाई जो ये आपने शुरू किया तो कहीं ना कहीं आपके मन में जॉब करने का था, या क्योंकि आप पढ़ रहे थे और आप शायद 12वीं कक्षा से ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था? जब मैं गांव से आया था तो गांव से आने के बाद जब कभी भी पढ़ाई में कोई भी परेशानी होती थी तो हमेशा मेरे मन में आता था कि मैं कुछ ऐसा करूं ताकि मैं अपने माँ बाप का सहारा बनूं। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे क्या बनना है, मुझे सिर्फ पढ़ाई करना ही ऐसा सोचता था। उसमें वर्ली में जो है 300 स्क्वायर फीट का रूम रहता था पहले कंपनी का। तो हम एक पोद्दार हॉस्पिटल है जो वहाँ के नगर सेवक ने इसे रोड बनाया है, और वहाँ पे सिर्फ जिनके पास घर नहीं है, जगह नहीं पढ़ने के लिए, वो रोड पे बैठ के रात भर पढ़ाई कर सकता है। अच्छा, हाँ रोड, हाँ, और जो पोद्दार हॉस्पिटल है उसके बैक साइड में 1 किलोमीटर के डिस्टेंस का रोड है, जो शाम को 8 बजे के बाद वो गाड़ियां वगैरह वहाँ नहीं जाती है, क्योंकि वहाँ के लोगों को पता है कि यहाँ के जो बच्चे जिनके पास घर नहीं, जगह नहीं पढ़ने के लिए, यहाँ सब लोग बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो शुरू से मेरे मन में यही था कि मुझे पढ़ाई करना है और अपने पैर पे खड़ा होना है, और अगर किसी कारण से मुझे गांव वापस जाना पड़ेगा तो वहाँ के रिश्तेदार क्या सोचेंगे, नाना नानी क्या सोचेंगे, मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, ऐसी ख्वाहिश आती थी। जब 12वीं तक किया तो 12वीं के बाद रिजल्ट जब निकला तो थोड़े मार्क्स जो इंजीनियरिंग में मार्क्स चाहिए था वो नहीं हो रहा था। तो हमारे जो भाई साहब है जो एडवोकेट है, उन्होंने बोला कि तुम इंजीनियरिंग करो। तब मेरे मन में आया, उसके पहले मैंने सोचा नहीं था कि मैं क्या करूँगा, बस सिर्फ पढ़ाई करना, अच्छे मार्क्स आना चाहिए बस। और इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग करने के बाद मैं टीचर बन गया। ओके, तो आपने जॉब को इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब भी ज्वाइन किया था शायद? हाँ, इंजीनियरिंग कंप्लीट क्योंकि आपको पता होगा यूपी साइड में जैसे लड़का साइंस 10th क्रॉस करता है और साइंस में एडमिशन लेता है तो वहाँ के लोग समझने लगते हैं कि मेरा लड़का डॉक्टर बन गया। मतलब तभी से लड़की वाले मतलब लड़के और दिखवारी चालू हो जाता है कि मतलब लड़का तो इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा। आधा लोग डॉक्टर समझने लगते हैं साइंस में एडमिशन ले ले तो बस ऐसे चालू हुआ करके। तो मतलब आप अपनी पढ़ाना शुरू कर दिया? हाँ, पढ़ाना शुरू किया। मतलब जैसे मैंने बोला ना कि कभी सोचा नहीं था मुझे क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है। तो और दूसरी बात कि मेरे मन में यह था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं खुद के खर्चे निकालूं। तो जब मैं 12th में था तभी जो पोद्दार हॉस्पिटल की जो गली थी जहाँ लोग पढ़ते थे, तो वहाँ मैथमेटिक्स वगैरह या कुछ सब्जेक्ट किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं वहीं पे बैठ के ट्यूशन लेता था। अच्छा, 12th स्टैंडर्ड से। हाँ, 12th स्टैंडर्ड से। उसके बाद इंजीनियरिंग में आया तो इंजीनियरिंग में आने के बाद उसमें मतलब ट्यूशन वगैरह थोड़ा और जगह पे लोग भाई अभी इंजीनियरिंग कर रहे तो इंजीनियरिंग वाले को ट्यूशन करने लगा, 12th साइंस वाले को करने लगा। फिर इसमें चार्टर्ड कोचिंग क्लासेस, उसमें थोड़ा नंबर 1 कोचिंग क्लासेस चल रहा था, तो वहाँ मैं गया इंटरव्यू देने के लिए। तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। और जब वहाँ चार्टर्ड कोचिंग क्लासेस में गया तो वहाँ बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई और एक ऐसा ग्रुप बन गया जो 10-12 लोगों का ग्रुप बन गया, एंड ऑल आर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। और राइट नाउ सब लोग जो सिर्फ अभी भी ट्यूशन फील्ड में है, जो डॉक्टर MBBS डॉक्टर है और इंजीनियरिंग किए हुए आज भी वो ट्यूशन फील्ड में है, आज भी कोचिंग क्लास में पढ़ाते हैं। और साथ में जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ तो घर वालों ने बोला कि अभी आपने इतना इंजीनियरिंग किया हुआ, इतने पैसे खर्चे किए हुए, तो जॉब करो,
क्योंकि कोई भी जब शादी वगैरह की बात होता था तो लोग बोलते थे कि तुम जॉब नहीं कर रहे हो। और उस समय मतलब 10 ईयर्स 2010 2009 में जो है लोगों को लगता था कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं, अगर आप जॉब नहीं करें मतलब कुछ नहीं है। और आप ट्यूशन कर रहे हो तो उसमें ट्यूशन मतलब कि जिसको कुछ नहीं आता वो ट्यूशन करता है, ऐसा गांव वाले सोचते थे कि अगर कुछ नहीं कर पा रहा ना इसका मतलब वो ट्यूशन करता है, बच्चों को पढ़ाता है। तो इस तरह से मतलब आपने जॉब ज्वाइन किया और मन तो था नहीं जॉब करने के लिए, कहीं ना कहीं ये जॉब आपने ज्वाइन किया शादी करने के लिए? ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत ऐसा शादी करने के मतलब ऐसा नहीं, लेकिन मैं सोचा था कि कोई नाराज भी ना हो। और कभी कभी ऐसा सोचता था कि हाँ भाई जॉब करना चाहिए। तो जहाँ भी इंटरव्यू देने जाता था हो जाता था, ना सोच के भी हो जाता था। एक इंडोबोरिक्स केमिकल कंपनी थी, वहां तो मैं जब गेट पे गया उनका ऑफिस में गया तो पहले मेरा बायोडेटा देखा तो बोला कि आप फ्रेशर हो, आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला कि मुझे आज जॉब चाहिए, कैसी भी चाहिए। तो वहां जितने 2-3 इयर्स एक्सपीरियंस होल्डर को ही अंदर आने की अनुमति थी, लेकिन मैंने किसी तरह से अंदर एंट्री मार लिया और वहां पे जाने के बाद सीधा डायरेक्टर के पास खड़ा हो गया। और जब बायोडेटा देखा तो उन्होंने मुझे आप बोले आप कैसे अंदर आ गए? तो मैंने बोला सर बस ऐसे ही आ गया। तो वहां की सिक्योरिटी मुझे बाहर निकालने लगी, तो बोले आप एक्सपीरियंस होल्डर वाले को ही अंदर आने का अनुमति है। मैं बोला सर आप जब तक आप जॉब नहीं दोगे तो मैं एक्सपीरियंस होल्डर कैसे बनूंगा? और उसमें प्रोफेसर आरपी सिंह सर थे, जब उन्होंने बोला था एक बार कि जब लगे ना कि ये काम नहीं होने वाला है तो उससे लड़ जाओ। मतलब लास्ट, हाँ, जब ये काम नहीं होने वाला तो उससे लड़ जाओ, कुछ भी उससे बात करो, बिंदास होकर बात करो। तो मैंने उनको बोला सर आप मुझे जॉब दो। बोला नहीं आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो मेरा सर गुड जजमेंट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड जजमेंट। तो लेट मी डू द बैड जजमेंट। जब उसके बाद जब तक मुझे आप जॉब नहीं दोगे, बैड जजमेंट करने का आप मौका नहीं दोगे, तब तक मैं एक्सपीरियंस होल्डर कैसे बनूंगा? और जब तक एक्सपीरियंस होल्डर नहीं बनूंगा तब तक मैं गुड जजमेंट कैसे दूंगा आपके जैसे? आपने कभी ना कभी तो आपने भी गलत किया होगा, शो किया होगा, आपने बैड जजमेंट किया होगा, आपको एक्सपीरियंस होल्डर बने होंगे, तब जाके आप यहाँ पे बैठकर आप जजमेंट दे रहे हैं। तो मुझे जॉब दो। तो ऐसा सुनकर डायरेक्टर ने बायोडेटा अपने पास खींचा और बोला ओके ही विल गेट कॉल आफ्टर 1 वीक। और मैं ऐसे सोच के मुझे लगा कि मैं आज तो उसको सुना दिया। मैं मुझे इस बात की मुझे खुशी थी और एक्सपेक्ट नहीं किया था। और आफ्टर 1 वीक जो मुझे कॉल आया वहां से कि यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब, तो वो भी ऐसे ही होगा, बिना मन मतलब नहीं जाना था। फाइनली गया, 3 मंथ तक था और मुझे वहां अब सोच रहा क्या बहाना बनाऊं। तो मैंने फाइनली ये सोचा, मेरा ग्रैंड मदर जो है वो टेरेस से गिर गई है और हॉस्पिटलाइज रियल नहीं था, ये हॉस्पिटलाइज है। और ये सोच कर फाइनली मैं आया और उसके बाद मैं ये फाइनली ये डिसाइड किया कि अब मुझे टीचिंग फील्ड में रहना है, कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आपने जॉब, चाहे कोई कुछ भी बोले, घर वाले या गांव वाले कुछ भी बोले, लेकिन मुझे अब टीचिंग में रहना है। तो सुना आपने प्रोफेसर वेद प्रकाश सिंह जी को, बहुत इंटरेस्टिंग वाक्य उन्होंने सुनाया कि किस तरीके से यूपी बिहार में अगर आपके पास जॉब नहीं है, सरकारी सर्विस नहीं करते हैं, तो एक तो लोग उस व्यक्ति को सफल नहीं मानते हैं, और दूसरा शादी ब्याह में भी बहुत दिक्कतें आती हैं। कोई भी लड़की वाले चाहते हैं कि अगर सरकारी सर्विस हो तो वहाँ उस लड़के से हम अपने किसी भी रिलेटिव की शादी कर दें। चलिए वाक्य हम आगे बढ़ाते हुए आगे बात करते हैं। सर, आपने बताया कि आप नहीं चाहते थे जॉब करना और फिर भी जॉब इसलिए किया क्योंकि यूपी से आप आते हो, और यूपी बिहार में एक धारणा बनी है कि जो जॉब करता है वो एक सफल व्यक्ति कहलाता है और शादियां भी नहीं होती है, जैसा तो एक आम धारणा है। तो क्या आपने जो जॉब किया तो उसके तुरंत बाद शादी हो गई? नहीं, जॉब करने के बाद शादी नहीं हुई, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि मैक्सिमम 3 मंथ ही मैंने जॉब किया। उसके बाद शादी की बात चल रही थी, लेकिन मैं फिर से एक मेरे दिमाग में आया कि मैं शादी तभी करूंगा जब खुद का मैं घर लूंगा। अच्छा। तो उस समय शादी के लिए लोग आते थे, तो बात होती थी, कोई फ्लैट देते थे, कोई गाड़ी देते थे। तो मैंने घर में मेरे भाई साहब जो थे, आरपी सिंह एडवोकेट नाम है उनका, जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, मैं उनसे बोला कि मैं खुद का एक घर लूंगा तभी शादी करूंगा, और जब तक घर नहीं लूंगा तब तक शादी नहीं करूंगा। क्योंकि उस समय टीचिंग फील्ड के दौरान हमारे एक मित्र थे, कई मित्र थे जिन्होंने शादी किया और उनको दहेज भी मिले,
और जब उनके घर पे कभी आने जाने का मौका मिला तो काफी झगड़े में देखा एक दूसरे के साथ। और झगड़े में एक शब्द जो है, जो उनकी वाइफ ने बोला कि आपने क्या किया है, सब कुछ तो मेरे पापा ने। तो मेरे दिमाग में पिंच कर गया, मतलब घर बना गया कि तो मैंने सोचा कि मैंने डिसाइड किया कि मैं शादी तभी करूंगा जब मैं एक छोटा सा अपना घर लूंगा। तो जैसे मतलब अपना मीरा भाईंदर में रहता था, टीचिंग कोचिंग क्लास में पढ़ाता था और दोपहर के समय खाली टाइम रहता था, तो दोपहर के पूरे मीरा भाईंदर में घूमता था कि कहाँ भी छोटा फ्लैट है और हमारे बजट में मिलेगा। तो उस समय शीतल नगर में एक शीतल किरण करके बिल्डिंग था, उसमें 1 रूम किचन मैंने 4 लाख का लिया था उस समय। कब किया? ये 2008-9 का है। तो 4 लाख का हुआ। उसके बाद नवरात्र में घर में गृह प्रवेश का कार्यक्रम हुआ और फिर में हमारी शादी फाइनली हुई। यस। चलिए, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वाकया रहा सर। अब हम आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाहेंगे कि आप टीचिंग लाइन में हो, आपने इंजीनियरिंग करके जॉब 3 महीने के लिए उसको छोड़ दिया क्योंकि आप रमे बस से थे अपने इस टीचिंग प्रोफेशन में। लेकिन आपने लगभग 2004-5 में एनसीपी से तालुका में थे, आप अध्यक्ष शायद थे, तो एनसीपी में। तो एकाएक उधर रुझान का कैसे आपके दिमाग में आया पॉलिटिक्स की ओर? पहले उस समय 2003-4 में वर्ली में रहता था, तो इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने के चक्कर में हमारा संजय पाटिल जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद भांडुप से, उनसे हमारी पहचान हुई। तो उन्होंने बोला कि आप वर्ली तालुका का प्रेसिडेंट बन जाओ। अब उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो मन तो नहीं था पॉलिटिक्स में, तो मैंने बोला ठीक है, उनको मतलब उनका सम्मान रखना पड़ेगा। तो हमने वो उसको स्वीकार कर लिया और विद्यार्थी संगठन का प्रेसिडेंट बन गया वर्ली तालुका। मतलब उसी तरीके जैसे कि आप नहीं चाहते हुए भी नौकरी करना। हाँ, ये तो मैं भगवान को शुक्रगुजार, मतलब उनको धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें मैं नहीं चाहता था और मुझे मिलता गया ऐसा। तो जब अगर ऐसी बात है तो फिर आप 2015 में केजरीवाल से आप प्रभावित हुए और केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, तो ये इत्तेफाक है, ये चाहते या नहीं आप? नहीं, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मन में तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन जैसे कि मैं पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जब विद्यार्थी संगठन का प्रेसिडेंट बना, तो मुझे वो जो चापलूसी टाइप का इधर उधर घूमना, उनके साथ बात करना, फिर स्टेज पे बैठने का मतलब सोचना, नेताजी आए तो उनके पीछे पीछे घूमना और जिंदाबाद करना, और मतलब जैसे मेरा एक फ्रेंड है और जब नेताजी आ रहे मुझे नहीं पहचान रहा है, ऐसा महसूस होना, वो मुझे नहीं पसंद आता था कि मैं चापलूसी करूं। उस समय बहुत सारे कार्यक्रम मैंने किया था उधर वर्ली में, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल ढंग से किया था, तो मुझे नहीं जम रहा था पॉलिटिक्स। और जब मैं ये आम आदमी पार्टी का जब ये स्थापना हुआ तो काफी मतलब फर्क दिखा बाकी के पार्टियों से। तो मुझे लगा कि इसमें कुछ इस टाइप का जैसे बाकी के पार्टियों में दिखता है, वैसे इस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं दिखता है और हम इसमें कुछ काम कर सकते हैं ऐसा। मतलब आपने कहीं ना कहीं आपको आम आदमी पार्टी का काम करने का तरीका, अरविंद केजरीवाल जो लगातार दूसरी बार सीएम बने, तो कहीं ना कहीं आप तीसरी बार या तो अभी जो है पार्टी से जुड़ के आप जुड़े हुए हैं। बीच में जब केजरीवाल के यहाँ दिल्ली में जब इलेक्शन था, उस समय भी आप पूरी टीम यहाँ से गई थी। तो अभी आप पार्टी में रह के कैसे आप जो आपका टीचिंग प्रोफेशन है और फिर आप आम आदमी पार्टी के आप मीरा भाईंदर के सर आप क्या हो? ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो ये कैसे आप तालमेल बैठा पा रहे हैं? टीचिंग जो क्लासेस होते हैं सुबह शाम क्लासेस होते हैं, 7 to 10 का स्लॉट होता है मॉर्निंग स्लॉट, और इवनिंग में 6 to 9 का स्लॉट रहता है। तो उस दरमियान उस पीरियड में हम टीचिंग क्लास या कोचिंग करते हैं और बीच का जो समय मिलता है उसमें हम पार्टी का काम करते हैं। तो एक चीज और हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या ऐसी खास चीजें आपको अच्छी लगी कि आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया? बहुत खास है, सभी पार्टियों से डिफरेंट है। और अगर जो जनता का जो बेसिक चीजें है, जो बेसिक मुद्दा जो है, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है, बाकी और कोई पार्टी नहीं कर सकती है। जैसे बेसिक मुद्दा क्या, जो डायरेक्ट जनता को जो फायदा मिलता है, जैसे भी हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, हेल्थ, एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, ये 3 चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी 2 चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ और एजुकेशन। आज अगर आज हेल्थ और एजुकेशन स्ट्रांग हो जाए, हमें शिक्षा मुफ्त मिले या हेल्थ का जो हमें अच्छी व्यवस्था हो जाए, तो काफी मतलब फर्क पड़ता है। जो स्ट्रेस होता है जनता के ऊपर काफी कम हो जाता है ऐसा।
जैसे दिल्ली में काफ़ी उन्होंने काम किया है एजुकेशन के मामले में और हेल्थ के मामले में। अब ये कोरोना काल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर हुआ अगर पब्लिक को तो एक एजुकेशन और हेल्थ। लोग ये सोच रहे थे कि अगर मैं बीमार हो जाऊंगा तो मुझे 4 से 5 लाख का तो बजट बना के रखना है। स्कूल में जो है अगर आज नहीं ले रहे हैं 2 और 3 महीने के बाद स्कूल चालू होगा तो हमें एक साथ फीस भरने पड़ेंगे। लोगों ने काफ़ी मतलब प्रदर्शन किया, मोर्चे निकाले कि हमें स्कूल का फीस कम किया जाए, हॉस्पिटल का कुछ किया जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आज वही फीस जो है लोग ले रहे हैं स्कूल में और वही चार्जेस जो हॉस्पिटल का वैसे ही मनमानी लूट का काम चल रहा है। लेकिन ये दिल्ली में जो हुआ, मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम है उन्होंने ये नोटिस निकाला कि सिर्फ ट्यूशन फीस के अलावा और कोई फीस जो है कोई भी स्कूल चार्ज नहीं करेगा, और अगर कोई स्कूल चार्ज करते हुए पाया जाएगा तो उसका लाइसेंस रद्द कर देंगे। इसी तरह से हॉस्पिटल में जो भी उन्होंने जीआर या जो भी नोटिस निकाला उसको स्ट्रिक्टली उन्होंने फॉलो किया। दिल्ली ने जितना अच्छे से सारे नियम कानून को फॉलो किया कोरोना से रिलेटेड, उतना किसी भी स्टेट में फॉलो नहीं किया गया है। आज भी मीरा भाईंदर में है, बहुत सारे हमारे पार्टी के जो है कार्यकर्ता जो है कहीं से भी फोन आता है तो हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पे अगर काउंटर पे जीआर कॉपी मांगते हैं स्टेट गवर्नमेंट के नगर पालिका जो भी रूल नियम वहां पे अवेलेबल नहीं है। हाँ, ये तो हम लोग भी तो पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। और पब्लिक ये लोग कोई भी नियम कानून बनाते हैं तो पहले जनता को अवेयरनेस कराना चाहिए, पब्लिक को पहले बताना चाहिए, तो ये लोग पब्लिक नोटिस निकालते ही नहीं है। तो दिल्ली में ऐसा दिल्ली में बहुत अच्छा चल रहा है। आप इस फील्ड में हैं, आपको खुद पता होगा कि ऐसा इससे एजुकेशन से रिलेटेड और अस्पताल से रिलेटेड वहां पे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी न्यूज में कोई परेशानी नहीं है जितना कि अदर स्टेट में प्रॉब्लम है। वेद प्रकाश जी, बहुत अच्छी चर्चा रही हमारे आपके बीच, और हम उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी हमारी चर्चा को सुन के उनको कुछ ना कुछ सीखने को, जानने को का मौका मिलेगा। अब हम चाहेंगे जाते जाते कि क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है डिफरेंट फील्ड से है, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को एक पॉजिटिव संदेश दीजिए कि आज का जो यंग जनरेशन है, चाहे पूरा समाज है, वो किस तरीके से उसको लेके चलना चाहिए। जी, मैं फाइनली ये बोलना चाहूँगा कि मैं एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो जो यंग जनरेशन है उनको ये बोलना चाहूँगा कि आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो सब कुछ क्लियर है क्या है। तो आप डिसाइड करो कि आपको क्या बनना है और उस हिसाब से आप उसको स्टडी करो, प्रिपरेशन करो। मैं टीचिंग फील्ड से बिलोंग करता हूँ तो मैं इतना बोलना चाहूँगा कि मेरा जो क्लासेस कोचिंग है ब्रेन पॉइंट नॉलेज सेंटर है। कभी भी किसी भी स्टूडेंट्स को या यंग जनरेशन को कोई भी सजेशन सुझाव की जरूरत पड़े तो आप संपर्क कर सकते हैं। और दूसरी बात कि पॉलिटिक्स में भी बिलोंग करता हूँ, तो पॉलिटिक्स तो एक मतलब ठीक है, बट अभी आया हूँ तो कुछ करने की कोशिश करूँगा। मैंने ये देखा हूँ कि कई सालों से बीजेपी कांग्रेस करते आए हैं, कई सालों से हिंदू मुस्लिम करते आए हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान करते आए हैं, लेकिन जो हमारे बेसिक मुद्दा होता है, जो जनता से डायरेक्ट जो बेनिफिट होता है वो छूट जाता है। तो मैं यंग जनरेशन से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप बेसिक मुद्दों को उठाओ, बेसिक चीज़ों को उठाओ जो हमको डायरेक्ट बेनिफिट मिले। अगर हम स्टैंड होंगे, हमारा स्टैंड सही रहेगा तो हम उस मुद्दे को पा सकते हैं। जैसे अभी हाल में सुशांत राजपूत का केस हुआ, उनको सीबीआई का जांच करने का मौका क्यों मिला? क्योंकि लोगों ने स्टैंड लिया। तो हमें स्टैंड लेना है बेसिक चीजों को, जैसे शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, रोजगार हुआ। मतलब आप 10 साल 20 साल पहले भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई बहुत होती थी, पढ़ाई अच्छी नहीं होती थी, फीस ज्यादा लिए जाते थे, और आज भी जो है फीस ज्यादा लिए जाते हैं और पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, व्यवसायीकरण हो गया है। और इसका कारण एक ही है कि हमारे सरकारी स्कूल अच्छे नहीं है। सरकारी स्कूल आज मीरा भाईंदर में एक भी सरकारी स्कूल अच्छा नहीं मिलेगा। तो हमें सरकारी जो स्कूल, जो शिक्षा और हेल्थ का स्टैंड लेना है, और हमें हमको ये मतलब एक तरह से प्लान करना चाहिए कि अगले 5 साल में इस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य का स्टैंड ले कि हमारे एरिया में एक अच्छा, कम से कम 2-4 अच्छे स्कूल सरकारी हों और 2-4 अच्छे हॉस्पिटल हों। तो ये मेरा संदेश रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा वेद प्रकाश जी, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया, दोनों पॉलिटिक्स से भी और शिक्षा के क्षेत्र से, दोनों क्षेत्र से आप जुड़े हैं और ऐसा आपने दिया। और आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे इस प्रोग्राम एडिटर्स टॉक में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत थैंक यू, धन्यवाद।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत न्यूज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने कमेंट्स हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।